मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी हाथ में चाय का कप पकड़े घूंट घूंट चाय अपने अंदर उंडेल रही थी। एक आंसुओं का गोला था जो मेरे हलक में फंस गया था। देखने में मेरे पास क्या कुछ नहीं था। बेशुमार दौलत थी, बिजनेसमैन पति था, भगवान ने हुस्न भी दिल खोल कर दिया था। लेकिन मुझे एक ऐसी बीमारी थी कि जिसने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया था। 6 माह की प्रेगनेंसी के बाद ही मेरा बच्चा पेट में ही ख़त्म हो जाता था। मेरे पति ने मेरा हर मुमकिन इलाज करवाया था। डॉक्टर से, हकीमों से, हर किसी से इलाज करवा करवा कर देख लिया था, लेकिन मेरी ये बीमारी किसी भी तरह कम नहीं होती थी। मैं औलाद की खुशी के लिए तरसी बैठी थी। मैं अपनी सोचों में मगन थी जब किसी की तेज नज़रों की तपिश तपिश ने मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सामने देखा तो वो नया नौकर लड़का शीशे के गुलदान साफ करते हुए मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़रों का टकराव उसकी नज़रों से हुआ तो वो गड़बड़ा सा गया और फौरन से नज़रें झुकाकर गुलदान साफ करने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही पुराना नौकर काम छोड़कर चला गया था, तो मेरे पति ने ये नया नौकर रखा था। ये नौकर लड़का 30 से 32 साल का था। घर के छोटे मोटे काम और ड्राइवरी का काम करता था। यूँ समझना चाहिए कि मेरे पति ने उसे मेरे कामों के लिए रखा हुआ था। मुझे जहाँ भी जाना होता इसी लड़के के साथ जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जब तक मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी रहती, ये लड़का नज़र बचाकर मुझे घूरता रहता था, और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती तो वो फ़ौरन से नज़रें बदल लेता था। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरा पति मुझसे तंग आने लगा था। पति क्या, मुझसे तो पूरी दुनिया ही तंग आ चुकी थी। मैं किसी भी पार्टी में जाती तो औरतें मुझसे पीछे पीछे रहने लगतीं, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट औरतें तो मुझसे यूँ भागतीं जैसे मैं कोई डायन हूँ, और मेरा साया भी अगर उन पर पड़ गया तो उनका बच्चा भी मर जाएगा। मैं अपने आंसुओं को कैसे रोकती थी ये मैं ही जानती थी। मुझे पार्टी में लोग शायद इसीलिए बर्दाश्त कर लेते थे कि मेरा पति एक कामयाब बिजनेसमैन आदमी था, और इसी के संबंध की वजह से लोग मुझे भी बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। रात को भी मैं एक पार्टी में गई हुई थी, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी थीं जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थीं, क्योंकि सभी औरतें जानती थीं कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा ख़त्म हो जाता है। एक औरत के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। 6 महीने तक वो अपने शरीर में अपनी औलाद को महसूस करे, उसे संभाले, उसके आने का इंतज़ार करे, और फिर उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो दे। मैंने अपने आंसू पोंछे और हाथ में पकड़ा खाली कप टेबल पर रख दिया। घर में करने के लिए मेरे पास कोई भी काम न था, हर काम के लिए नौकर थे। इसीलिए मैं हर समय सोचों का शिकार रहती थी। रात को जब विकास घर आता तो मेरा बुझा चेहरा देखकर उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। विकास मेरे पापा के साथ काम करता था। मैंने उसे अपने पापा के ऑफिस में ही देखा था, और फिर मेरे पापा ने उससे खुद ही मेरे साथ शादी के लिए कहा। उसे भी मेरे साथ शादी करने पर ऐतराज न था। आज हम दोनों की शादी को 8 साल का समय गुजर गया था, और इन 8 साल के समय में मैं 4 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन चारों बार ही मायूस होना पड़ा था। विकास ने मेरा इलाज करवाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे दूसरे देश तक लेकर गया था, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब तो हर समय विकास भी मुझे ताने देता रहता था। कहता कि 8 साल हो गए हैं, लेकिन तुम मुझे एक बच्चे की खुशी तक न दे सकीं। मैं तो अब तुमसे मायूस हो चुका हूँ। इतनी सारी जायदाद है मेरे पास, लेकिन इस जायदाद के बारिश की कोई उम्मीद नहीं। मैं क्या करूँगा इतने पैसों का? मर गया तो सारा सब कुछ दूसरों के हवाले हो जाएगा। आज भी मैं गुमसुम बैठी उसी की बातें सोच रही थी कि मैं उससे क्या कह सकती थी। पिछले 2 सालों से वो मुझसे ऐसी ही बातें सुनाता रहता था, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। उसकी अर्थपूर्ण बातों का मतलब मैं अच्छी तरह से जानती थी। जो वो चाहता था मैं उसकी अनुमति उसे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती थी। 2 साल से वो मुझसे दबे शब्दों से कह रहा था, और आज तो जैसे उसने मुझे साफ कह दिया। कहने लगा, सुनैना, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। और ये सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं रोने लगी। मैंने विकास का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भगवान के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करो। तुम क्या समझते हो कि औलाद के ना होने का गम सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं? मैं अपनी औलाद को खो देने के बाद लोगों के ताने सुन सुनकर कैसे उन्हें बर्दाश्त करती हूँ, ये मैं ही जानती हूँ, ये मेरा भगवान जानता है। भगवान के लिए विकास, मुझ पर ये सितम मत करो कि मुझ पर सौतन ले आओ। विकास को मुझसे मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि पिछले 8 सालों से वो मुझसे ये बात कहते हुए कतरा रहा था। लेकिन खैर, वो मर्द ही था और कुछ भी कर सकता था। मैं अपने घर में किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपना पति किसी के साथ बांट सकती थी। मुझे बस इसी बात का डर था,
और वो कहने लगा, तुम औरतों के पास ये प्लस पॉइंट है कि जरा सी बात हो जाए तो तुम रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हो। लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए, वो भी हर सूरत में। अगर और 2 साल बेकार कर दिए तो और भी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, विकास तुम जैसे चाहो मेरा इलाज करवाते रहो, अभी जो चाहे कर लो। मैंने कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन भगवान के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करो। इस बार उसने अपना हाथ मेरे दोनों हाथों से खींचा और उठकर बाहर चला गया। मैं पूरी रात रोती रही थी। सुबह मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थीं। विकास मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकरानी मुझसे नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस एक कप चाय दे दो। मैं हॉल के सोफे पर ही बैठ गई, जहाँ पर वो नौकर लड़का शीशे की टेबल और गुलदान को पकड़े उन्हें साफ कर रहा था। मेरी भीगी आंखें देखकर कहने लगा, मैडम जी कोई परेशानी है क्या आपके साथ? आप क्यों रोती रहती हैं? हर वक्त उदास रहती हैं। मैंने गुस्से से उसे देखा और मैंने कहा, अपने काम से काम रखो। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बात में दिलचस्पी लेने की। उसने अपने कंधे उचका दिए और गहरी सांस लेकर दोबारा से अपने काम में लग गया। नौकरानी ने मेरे सामने चाय रखी और चली गई। मैं चाय का कप पकड़े धीरे धीरे उसे पीने लगी। वो लड़का कहने लगा, मर्जी है जी आपकी, लेकिन अगर किसी से अपने गम कह देंगी तो हो सकता है आपका गम कुछ हल्का हो जाए। उसकी बात ने मुझे चौंका के रख दिया था। मुझे हैरत इस बात की हुई थी कि वो कैसे जानता था कि मुझे कोई गम है। उसे तो अभी आए हुए बस 1 ही महीना हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी ने बता दिया होगा। दूसरा ख्याल मेरे दिल में ये आया कि हो सकता है अगर मैं इसे अपनी परेशानी बता देती हूँ तो ये मेरी परेशानी का हल बता दे, क्योंकि हो सकता है ये किसी फ़कीर बाबा को जानता हो और मेरी परेशानी हल हो जाए। मैंने उस लड़के से कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मेरा ये कहना था, शायद वो पहले से ही इस बात के इंतजार में था, इसलिए फ़ौरन से डस्टिंग वाला कपड़ा उसने एक तरफ रख दिया और मेरे पास आकर ज़मीन पर बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोई परेशानी है और मैं हर वक्त उदास और परेशान रहती हूँ? मेरी बात सुनकर वो पहले तो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और अपना सर खुजाने लगा। कहने लगा, वो जी पता चल जाता है मुझे जी, बड़ा दुख होता है आपके बारे में ये सब सुनकर। ये जो नौकरानियाँ हैं ना आपकी, उन्हीं ने बताया था मुझे ये सब। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस परेशानी का कोई हल है? मेरी बात पर उसने नज़रें झुका लीं। कहने लगा, परेशानी का हल तो है, लेकिन छोड़ें, आप वो काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? तुम मुझे बताओ। मेरी बात सुनकर वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मैडम जी मुझे पता है वो काम आप नहीं कर सकती। पतिव्रता औरत के लिए ये काम करना नामुमकिन है। ये कहकर वो चला गया और मैं उसे हैरत से देखती रह गई कि भला ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। मैंने मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाए थे, डॉक्टर से, हकीमों से, या फिर कोई भी पीर फकीर कोई भी होता, मैं उसके पास अपनी तकलीफ को लेकर जरूर जाती थी। हालांकि मैं पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन मैंने फिर भी ताबीज पहने हुए थे। बड़े बड़े बाबाओं को दिखाया था, उन्होंने जो जो मुझे करवाया मैंने सब किया, लेकिन हल कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहता है। जब उसे नया रास्ता नजर आता है तो एक उम्मीद सी बंध जाती है कि शायद इस इलाज से हमारी परेशानी दूर हो जाए। मुझे भी एक उम्मीद की किरण नजर आ गई थी। मैं सोच चुकी थी कि जिस इलाज के बारे में वो नौकर मुझे कह रहा है, मैं वो जरूर करूंगी। अब तो समस्या ये थी कि विकास मुझसे दूसरी शादी का खुद अपने मुंह से कह चुका था। मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए थी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता चुनना पड़ता। मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी और ना ही किसी दूसरी औरत के साथ उसे बांट सकती थी। अगले दिन मैं जब शॉपिंग के लिए घर से निकली तो उसी लड़के के साथ गई थी। गाड़ी में बैठते ही इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ आखिर इलाज क्या है, मैं हर सूरत वो इलाज करवाना चाहती हूँ। वो लड़का कहने लगा, मैडम जी मैंने आपसे कहा तो है, ये आपके बस से बाहर की बात है। औरत हर काम कर सकती है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्या जो इलाज तुम बता रहे हो उससे मुझे 100% औलाद हो सकती है? वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल हो सकती है, और इस बात पर तो मैं शर्त भी लगा सकता हूँ कि आपको औलाद जरूर होगी। जितने दावे से वो ये बात कह रहा था, मुझे उसकी बातों पर विश्वास सा होने लगा था। मैंने कहा, क्या कोई बाबा है जो इस बात का इलाज करते हैं, या कोई डॉक्टर या कोई हकीम है? मेरी बात पर वो हंसने लगा, बोला, नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं है। इन तीनों के पास तो आप कई बार जा चुकी हैं और मायूस ही लौटी हैं। मैं हैरान हुई थी कि ऐसा इलाज तो यही 3 तरह के लोग करते हैं। ये मुझे किस बारे में बताने से कतरा रहा है। मैंने बार बार उससे ये बात पूछी कि कैसा इलाज है, मुझे बताओ, मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन वो मेरी बात टाल जाता।
जितना मैं उत्सुक थी ये जानने के लिए कि वो कौन सा इलाज है जो मेरी इस बीमारी को ख़त्म कर देगा, उतना ही वो इंसान मुझे बताने को तैयार न था। अब तो मुझे उस पर गुस्सा भी आने लगा था। मैंने उसे गुस्सा भी दिखाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। कहने लगा, अगर मैंने आपको इलाज बता दिया तो आप मुझे नौकरी से ही निकाल देंगी, और मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता, क्योंकि मैडम जी मैं एक गरीब इंसान हूँ और मुझे इस समय पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं दिन रात बस यही सोचती रहती कि वो मुझे किसी तरह इस इलाज के बारे में बताए, ताकि मेरा घर टूटने से बच जाए। आजकल मैंने देखा था कि विकास मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। ऑफिस से घर आता तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता, और उसके बाद मोबाइल पर कभी अपने दोस्तों से बात करता रहता तो कभी उनसे चैट पर बात करता रहता। अगर मैं उससे कोई बात शुरू भी करती तो वो मुझे इग्नोर कर देता और कमरे से बाहर चला जाता। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। आज भी मैं उसी ड्राइवर के साथ एक शॉपिंग मॉल में गई थी, जहां मैंने विकास को एक खूबसूरत सी लड़की के साथ देखा। वो तो उस लड़की को शॉपिंग करा रहा था, और उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ये तो विकास की वही सेक्रेटरी थी जो शादी से पहले उसके साथ काम करती थी, और शादी के बाद भी विकास ने इसी लड़की को अपनी सेक्रेटरी बनाया था। वो नौकर लड़का भी मेरे साथ साथ मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देख रहा था। विकास और वो लड़की कुछ दूरी के फासले पर थे, और मेरे सामने ही एक शॉप के अंदर खड़े हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वो लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी और विकास से पूछ रही थी कि कौन सी ड्रेस लूं। मुझे लगा कि जैसे मैं खड़ी खड़ी धुआं हो चुकी हूँ। मेरे अंदर से कोई चीज़ छन से टूट गई थी। लेकिन वो मेरा पति था और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके साथ मैं किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे याद है जब मेरी शादी विकास से हुई थी तो शादी से पहले विकास की यही पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। लेकिन मैंने आते ही इस लड़की की छुट्टी करवा दी थी। मैंने कहा, विकास तुम अपनी सेक्रेटरी किसी मेल को रखो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस समय तो विकास भी मेरा दीवाना था, उसने आसानी से मेरी बात मान ली थी। लेकिन इस लड़की के साथ दोबारा विकास को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल में अजीबोगरीब से डर सर उठाने लगे थे। मैंने अपने शॉपिंग बैग वहीं फेंके और तेज तेज कदमों से मैं विकास के और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो दोनों ही चौंके थे। मैंने कहा, विकास ये कौन है? मेरे कहने का अंदाज बहुत ही तेज था। विकास ने कहा, अभी तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात करूंगा तुमसे। मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी के अभी बताओ ये कौन है? तुम कैसे किसी लड़की के साथ यूं बाजारों में घूम फिर सकते हो? तुम मेरे पति हो और मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय नहीं होता। जब भी मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूँ तो तुम मुझे साफ मना कर देते हो कि मैं बिजी हूँ, और इस लड़की के साथ घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास समय है। मेरा गुस्सा चरम सीमा पर था। मेरे शब्द भी तेज होने लगे थे। बहुत से आते जाते लोग मुझे और विकास को देख रहे थे। विकास ने जब चारों तरफ देखा तो मुझे गुस्से से घूरने लगा। गुस्से से बोला कि बाजार में तमाशा मत लगाओ और घर जाओ। मैंने कहा, मैं क्यों घर जाऊं? अब क्यों है ये लड़की तुम्हारे साथ? तुम तो इसे नौकरी से निकाल चुके थे। फिर मैंने उस लड़की को सख्त शब्दों में कहा कि निकलो तुम यहाँ से, और अगर दोबारा तुम विकास के साथ नजर आई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे ना तो अपने सख्त व्यवहार की परवाह थी, ना ही इस बात का होश कि मैं इस वक्त तो पब्लिक पॉइंट पर खड़ी हूँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे तो बस वो लड़की विकास के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वो लड़की फौरन वहाँ से चली गई थी। विकास ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे मॉल से बाहर ले आया। हमारा ड्राइवर नौकर भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। उसने मुझे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ धकेला था और ख़ुद भी मेरे बराबर में बैठ गया और उस लड़के से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि विकास, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। विकास मुझे कहर भरी नज़रों से देख रहा था। गुर्राते हुए कहने लगा कि तुमने पहले ही मेरा शॉपिंग मॉल में बहुत तमाशा बना दिया है। गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो, वरना ये ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। विकास का ये कहना था कि गाड़ी को एकदम ब्रेक लगे थे। झटके से गाड़ी रुकने के कारण मैं और विकास आगे की तरफ झुक गए थे। विकास उस लड़के से कहने लगा, तुम पागल हो, गाड़ी क्यों रोकी है? वो लड़का पीछे पलटकर देखने लगा। बोला, साहब जी, औरत से ऐसे बात नहीं करते। मैडम जी वैसे ही परेशान हैं, आप उन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि उसने विकास से ऐसा क्यों कहा। ये मेरा और विकास का मामला था। वो कौन होता था ये सब कहने वाला? यही हाल विकास का भी था। वो तो मुझ पर पहले से ही गुस्सा था। उस लड़के की बात से वो और भी गुस्सा हो गया। कहने लगा, अपनी औकात में रहो और अपनी औकात को मत भूलो। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी पत्नी से कैसे बात करनी है? अपने काम से काम रखो और गाड़ी चलाओ।
वो लड़का भी काफ़ी गुस्से में था। उसने इस बार बड़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाई थी। जैसे ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, विकास मुझे कमरे में ले गया। कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? अगर तुमने ऐसे ही तमाशा लगाया तो सचमुच मैं शादी करके किसी लड़की को यहाँ ले आऊँगा। मैंने कहा कि मत भूलो, जिस जायदाद पर तुम इतना अकड़ रहे हो ये सब मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, ये बंगला भी मेरा है। आज तक मैंने विकास से ये बात कभी नहीं कही थी, लेकिन अब उसे ये बात मैं जता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे पापा के छोटे से वर्कर थे। मेरे मुंह से ये सुनकर वो कहने लगा, बड़ा घमंड है तुम्हें अपने पैसे पर, इस घर पर। फिर वो मेरे पास आया और चिल्लाकर कहने लगा, तुमने मुझे दिया ही क्या है, एक औलाद तो दे न सकी तुम मुझे। तुम्हें अपने पैसों पर इतना ही घमंड है तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और तुम्हारी दौलत तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ। ये सुनकर तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर आसमान गिरा दिया हो। मैंने विकास से ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी कि वो मुझे तलाक भी दे सकता है। कहने लगा, देखता हूँ तुम अपना ये बिजनेस और ये घर कैसे संभालती हो। इंतजार करना, कल ही तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। मैं तो हक्का बक्का सी विकास का मुंह देखती रह गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं और क्या न बोलूं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत पैसे बना चुका हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया और मैं यूं खड़ी थी जैसे कोई पत्थर की मूरत हूँ। मुझे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैं वहीं गिर के बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर मुझे चेक कर रहा था। वो नौकर लड़का और घर की नौकरानियाँ मेरे कमरे में मौजूद थीं। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो पूछने लगा, आपको क्या हुआ था? अब मैं डॉक्टर को क्या बताती कि मैं क्या हो चुकी हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर कहने लगा, ये इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर जा चुका था। उस लड़के ने नौकरानी से कहा कि मैडम जी के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। वो नौकरानी कमरे से बाहर निकल गई तो वो लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, मैडम जी मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हैं। एक औरत के लिए तलाक बहुत बड़ा सदमा होता है। ये बात सुनकर मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। वो कैसे जानता था? क्योंकि जो बातें विकास ने मुझसे कही थीं वो कमरे के अंदर कही थीं। मैंने कहा, तुम ये सब कैसे जानते हो? मेरे कहने का अंदाज बिल्कुल टूटा हुआ सा था। वो कहने लगा, मुझे आपकी चिंता थी, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे हॉल तक आ गया था और आपके कमरे के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि साहब जी भी बहुत गुस्से में थे और आप भी गुस्से में थीं। मुझे डर था कि साहब जी कहीं आप पर हाथ न उठा दें, इसीलिए आपके बीच होने वाली बातें मैं सुन चुका था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अगर मेरी औलाद होती तो विकास मुझे कभी भी छोड़कर न जाता। वो कहने लगा, अगर आप अपना इलाज कराएं तो आपको औलाद हो सकती है। मैंने कहा, मैं क्या कराऊंगी और कैसे इलाज कराऊंगी और किसके लिए? विकास तो मुझे तलाक देकर जा चुका है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इलाज बता दो, मैं वो इलाज करवा लूँगी, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो कहने लगा कि आप मुझसे शादी कर लें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको औलाद भी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि पहले जब मैं उससे इलाज से के लिए कहती थी तो वो इनकार करता रहा। जैसे ही विकास ने मुझे तलाक दी तो वो कहने लगा, अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो वो मुझे औलाद दे देगा। मेरा सर उसकी बातें सुनकर चकराने लगा था। मैंने उसे कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन कुछ महीनों तक मैं कमरे में बंद रही थी। फिर मैंने सोचा कि उसकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। विकास ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दी है। हो सकता है मैं इस लड़के से शादी कर लूं और मुझे औलाद हो जाए तो मैं इससे तलाक लेकर दोबारा विकास से शादी कर लूँगी। भले ही विकास ने मुझे गुस्से में आकर तलाक दे दी है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि विकास भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे तलाक देने के बाद वो पछता रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास था कि विकास मुझे दोबारा से अपना लेगा, क्योंकि उसे मुझसे औलाद चाहिए थी, वो उसे मिल जाएगी। मैंने उस नौकर से कहा कि मुझे तुमसे शादी करने पर कोई ऐतराज़ नहीं है। ये सुनकर वो खुश हो गया था। अगले ही दिन मैंने उस लड़के से शादी कर ली। उसका नाम राजन था। पहली बार मैंने उसका नाम जाना था। मैं शादी के लिए दिल से तो राजी नहीं थी, ये मेरी एक मजबूरी थी। रात को वो मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था, मोहब्बत से नहीं बल्कि डर से। एक औरत के लिए शायद ये बहुत मुश्किल होता है कि अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे मर्द को शामिल करना, और मैं भी ऐसे ही हालात से गुजर रही थी। खैर, वो मेरा पति था और मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं उसका विरोध ना कर सकी। वो मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था। और मुझे हैरत उस समय हुई जब 1 महीने के बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी, लेकिन फिर मुझे वही डर रहा कि कहीं 6 महीने के बाद मेरा बच्चा मर न जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था और मैं बहुत खुश थी।
लेकिन फिर से वही सवाल मेरे दिमाग में कुलबुलाने लगा कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्या किया कि मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मैंने राजन से इस बात के बारे में पूछा तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा आपको औलाद चाहिए थी, वो मिल गई है, फिर क्यों परेशान है। मैंने कहा कि ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती। ये सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा था। मैंने कहा देखो, मैं विकास से मोहब्बत करती हूँ और मैंने तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। मैं देखना चाहती थी कि वाकई ऐसा करने से मैं माँ बन सकती हूँ, और देखो मैं माँ बन गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती। वो कहने लगा जिस धोखेबाज के साथ आप रह रही थीं वो खुद ही आपसे औलाद नहीं चाहता था। हर 6 महीने के बाद वो आपको एक ऐसी दवा खिला देता जिससे कि आपका बच्चा ख़त्म हो जाता था। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहने लगा मैं सच कह रहा हूँ। आपके पति ने आपसे सिर्फ पैसों के लालच में शादी की थी। उसके पास पैसा नहीं था और वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन वो आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं करता था। मोहब्बत तो वो उस लड़की से करता था जिसको आपने मॉल में उसके साथ देखा था। आपके पति ने सिर्फ आपका पैसा इस्तेमाल किया है और उस पैसे से ठीक ठाक अपना अलग बिजनेस जमा लिया है। आपसे ना तो उसे औलाद चाहिए थी, ना ही उसे आपका साथ चाहिए था। ये कहकर उसने मुझे फ़ोन थमा दिया जिसमें एक वीडियो थी, जिसमें विकास फ़ोन पर उस लड़की से ये सारी बातें कर रहा था, जिसमें वो बोल रहा था कि प्लान कामयाब हो गया है, अब मेरे पास इतनी दौलत है कि उसे ना तो किसी की ज़रूरत है, ना ही किसी के एहसान की ज़रूरत है। राजन कहने लगा ये सब बातें मैंने उस समय सुनी थी जब मैं यहाँ नौकरी शुरू की थी, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी होने लगी थी, और कब ये हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आप अपने पति से इतनी मोहब्बत करती थीं कि आप मेरी किसी भी बात पर विश्वास ना करती। आप मुझसे अपना इलाज पूछती थीं, लेकिन मैं आपको कैसे कहता कि आप अपने पति को छोड़ दें, क्योंकि एक पतिव्रता औरत अपने पति को कभी भी धोखा नहीं देती, उसे कभी नहीं छोड़ती। फिर आप भी बिना कोई सबूत देखे उसे कैसे छोड़ सकती थीं? मैं सबूत की तलाश में था कि मुझे सबूत मिले और मैं आपको दिखाऊं। जिस दिन आप मेरे साथ मॉल गई थी मैंने उसी दिन सुबह के समय ये वीडियो बनाई थी। मैं सोच रहा था कि समय आने पर मैं ये वीडियो आपको दिखा दूंगा, लेकिन इससे पहले ही आपके पति ने आपको तलाक दे दी। आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बस आपका पति ही आपके साथ वफादार नहीं था। क्या अब भी आप उस इंसान के साथ रहना चाहती हैं? राजन ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। विकास की हकीकत जानकर मैं बहुत रोई थी। जिस इंसान से मैंने इतनी मोहब्बत की उसने मुझे धोखा दिया। मेरे दिल में अब उसके लिए नफरत भर उठी थी। मुझे यूं बर्बाद करके वो बहुत खुश था, लेकिन मैं उसे भी खुश नहीं रहने देना चाहती थी। मैंने अपने वकील से बात की। वकील अंकल मेरे पापा के ज़माने से ही हमारे फैमिली वकील थे। कोई भी प्रॉब्लम होती वकील अंकल ही सुलझाया करते थे। मैंने वकील अंकल से बात की और पापा की बनाई हुई वसीयत मांगी, क्योंकि मरने से पहले मेरे पापा ने कहा था कि मैं एक वसीयत बनाकर वकील अंकल को दे के जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लाइफ में अपने पति की तरफ से कोई भी तकलीफ हो तो तुम वकील अंकल से बात कर लेना। और जब वकील अंकल ने वो वसीयत पढ़ी तो मेरे जलते सुलगते दिल पर ओस की बूंदें पड़ गई थीं, क्योंकि अब मैं विकास को मजा चखा सकती थी। वसीयत में साफ लिखा था कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी से जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो सब मेरे नाम पर होगा, और विकास ने भी जितना बिजनेस बनाया था वो सब मेरे पापा की प्रॉपर्टी से बनाया था। इस हिसाब से विकास की एक एक पाई की मैं हकदार थी। कुछ समय बाद ही पुलिस और वकील के जरिए मैंने विकास से वो सारी जायदाद और एक एक पाई वसूल कर ली थी। विकास का सिर्फ इतना ही हक था कि मंथली सैलरी के चलते उसे कुछ % दे दिया जाता, जो मैंने उसे दे दिया था। विकास जो इतने मज़े से अपनी प्रेमिका के साथ शादी करके ज़िंदगी के मज़े ले रहा था, अब वो रोड पर आ चुका था। विकास की उड़ी हुई रंगत देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। कुछ समय लगा था विकास की मोहब्बत को दिल से निकालने में, लेकिन धीरे धीरे मैं विकास की मोहब्बत भूल चुकी थी और राजन के साथ एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी जी रही हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हमारा एक प्यारा सा बेटा है। मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।